गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास 11th का टॉपिक लेते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामांकन। ठीक, कल मैंने आप लोगों को बेटा बेसिक बताया था, कार्बनिक यौगिकों का इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने समझा दिया था आपको एल्केन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा क्लासिफिकेशन आपको दिया था और मैंने आपको एल्केन और एल्काइन के बारे में ढंग से समझाया था। उनका जो सामान्य सूत्र क्या होता है, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या होती है, मैंने आपको कल समझा दिया। हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामांकन। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का नामांकन। कार्बनिक यौगिकों का नामांकन, कार्बनिक यौगिकों का नामांकन। ठीक, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामांकन करते हैं तो नामांकन से मतलब नाम, और आपको मैंने कल समझाया था नाम की बात आती है तो नाम तो कई तरीके से दिए जाते हैं। जैसे CH4 है, CH4 को उसके सोर्स के आधार पर हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है ना, सोर्स के आधार पर उसे मार्स गैस भी कहते हैं, नेचर में ज़्यादा होती है उसे नेचुरल गैस भी कहते हैं। लेकिन एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं IUPAC सिस्टम। तो हम लोग जो नामांकन करेंगे वो IUPAC या IUPAC सिस्टम के थ्रू करेंगे। अब IUPAC सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर IUPAC सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो IUPAC क्या है, एक शॉर्ट नेम है। IUPAC का हम लोग फुल फॉर्म समझते हैं। IUPAC का जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, वो है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय रसायनज्ञों का संबंध। हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय रसायनज्ञों का संबंध। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल से मतलब है IUPAC, इसका पूरा नाम लगेगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एक सिस्टम बनाया है कि किसी भी यौगिक का कहीं पर भी किसी भी जगह कैसे भी बनाया जाए, लैब में सिंथेसाइज किया जाए या किसी सोर्स से हमें मिल जाए, डायरेक्ट मिल जाए, उसका पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक नेम होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम, IUPAC सिस्टम के थ्रू। तो ये IUPAC सिस्टम है क्या, तो IUPAC सिस्टम समझने के लिए कुछ रूल्स हैं और रूल को हम लोग क्लियर करते हैं। जब भी हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं तो हमें वहां पर एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है। उस फॉर्मूले के अनुसार दिए गए कार्बनिक यौगिक में हमें
उसकी एक वर्ड रूट मतलब कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है, अधिकतम नंबर की कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो पार्ट बचता है उसमें हमें देखना होता है कि वो क्रियात्मक समूह की तरह काम करेगा या साइड चेन की तरह काम करेगा। तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है। उन्हें उनमें से जो साइड चेन होंगी, सब्स्टिट्यूट होंगी, उन्हें पूर्व लग्न कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। और जो कार्बन की श्रृंखला आप सिलेक्ट करेंगे उसे वर्ड रूट कहेंगे। वर्ड रूट मतलब में मुख्य कार्बन श्रृंखला। उसके बाद उसमें कोई क्रियात्मक समूह भी आ सकते हैं। कार्बन के बीच में एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध हो सकते हैं। तो वो प्राथमिक अनुलग्न हो जाए। उसके बाद दूसरे क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, ऐसे क्रियात्मक समूह भी आ सकते हैं। उन्हें हम लोग द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो एक फॉर्मूला बनाया गया, उस फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को लिखते हैं, मतलब पूर्व लग्न को लिखते हैं। उसके बाद वर्ड रूट को लिखते हैं। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को लिखते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं। जब भी आप किसी का आईपीएसी नेम लिखने जाए तो इस फॉर्मूले को फॉलो करें। कभी भी आईपीएसी आपको गलत नहीं होगा। मतलब सबसे पहले आप पूर्व लग्न को लिखें, फिर आप वर्ड रूट का मतलब है अधिकतम कार्बन की श्रृंखला को लिखेंगे। अधिकतम कार्बन की श्रृंखला को लिखें। फिर आप लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न को लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे द्वितीयक अनुलग्न को लिखेंगे। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताया। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। लेकिन सर प्रीफिक्स या वर्ड रूट या प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स होते क्या है, तो उनको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कुछ। देखें, जब भी आपको कोई यौगिक दिया जाए, मैंने मान लेता हूं कि ये आपके पास कोई भी यौगिक मैंने डिजाइन कर दिया, दिख रहा है आप? तो इस यौगिक का आपको आईपीएसी नेम अगर बताना है तो आपको यहाँ पे कुछ नियम को फॉलो करते हुए करना है। तो आप ये समझ लीजिए, पहला नियम जो होता है, रूल नंबर 1, कार्बन की अधिकतम कार्बन की श्रृंखला का निर्माण करना। Select the longest possible chain. तो आपको देखना है किसी भी एंड से स्टार्ट करें और किसी भी एंड तक जाए और देखना है कि कितने कार्बन की अधिकतम कार्बन की लॉन्ग चेन बढ़ती है। 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो आपने क्या देखा कि कई जगह से हम लोगों ने लॉन्ग चेन बनाने की कोशिश की। जब कोशिश की तो अधिकतम कार्बन किसमें आ रहे हैं, हमारे इसमें आ रहे हैं। तो अधिकतम कार्बन की श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं वर्ड मुख्य चेन। इसे हम लोग मुख्य कार्बन चेन भी कह सकते हैं, मुख्य कार्बन चेन या श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा जो भी कार्बन चेन बसती है उसे हम बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन। क्लियर? तो यहां पर दो साइड चेन, यहां पर दो साइड चेन, और जो साइड चेन होती हैं वो बेटा यहां पर पूर्व लग्न की तरह काम करेगी। तो रूल नंबर 1 तो आपका यही रहेगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। ठीक है, अधिकतम कार्बन की श्रृंखला का निर्माण करना, मुख्य कार्बन श्रृंखला का निर्माण करना। तो रूल नंबर 1 के साथ मैं आपको प्रीफिक्स के बारे में समझाता हूं, पूर्व लग्न के बारे में समझाता हूं, प्रीफिक्स के बारे में समझाता हूं। तो आप कह सकते हैं मुख्य श्रृंखला के अलावा जो भी कार्बन की पार्श्व श्रृंखला होती है उसे हम लोग पूर्व लग्न कहते हैं। और कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं जो सदैव पूर्व लग्न की तरह काम करेंगे। तो मैंने आपसे कहा एल्किल समूह, एल्किल समूह जैसे आपके पास है मेथिल, एथिल, एल्किल समूह। और कुछ क्रियात्मक समूह है हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयन। ईथर समूह है, नाइट्रो समूह है, ये सदैव पूर्व लग्न की तरह काम करें। अकेले भी होंगे तब भी पूर्व लग्न लिया जाएगा, और किसी अधिक क्रियाशील समूह के साथ होंगे तब भी ये पूर्व लग्न की तरह काम करें। तो पूर्व लग्न समझ में आया। पूर्व लग्न को सदैव वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाएगा, फिर वर्ड रूट को लिखा जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ जाता है तो आप कोई भी नॉमेनक्लेचर आसानी से कर लेंगे। तो मैंने आपसे कहा पहला पूर्व लग्न क्लियर, दूसरा आपके पास है मुख्य कार्बन श्रृंखला, वर्ड रूट। तो आप कह सकते हैं दिए गए यौगिक में अधिकतम कार्बन की श्रृंखला को वर्ड रूट कहते हैं। उस वर्ड रूट का एक नाम होता है मैथ, ए, प्रो, ब्यू। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कार्बन
श्रृंखला मतलब वर्ड रूट, और उसकी एक नेमिंग हो। अगर एक कार्बन की वर्ड रूट है तो उसे हम बोलते हैं मैथ, 2 की है तो उसे बोलते हैं एथ, 3 की है तो उसे हम बोलते हैं बेटा प्रो, और 4 की है तो उसे हम बोलते हैं ब्यूट। देखिए है क्या, ये सारे इंग्लिश वर्ड है। C5 को बोलते हैं पेंट, C6 को बोलते हैं हेक्स, C7 को बोलते हैं हेप्ट, C8 को बोलते हैं ऑक्ट, C9 को बोलते हैं नॉन, C10 को बोलते हैं डेक, C11 को बोलते हैं अनडेक, ऐसे C12 है डुडेक, और भी होगा ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। C20 आता है तो उसे बोलते हैं आइकोस, ठीक है ना, आइकोस। C30 होता है ट्राइकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट, इस तरीके से हम लोग आगे मूव करते जाते हैं। लेकिन हमें इतने में ही नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा, सफिशिएंट है कि C1 से C10 तक के लिए सफिशिएंट है। तो ये आपके पास वर्ड रूट है और उसकी नेमिंग दी गई है। एक कार्बन की वर्ड रूट मैथ, 10 कार्बन की वर्ड रूट को डेक। इस तरीके से आप लोग वर्ड रूट के बारे में क्लियर कर लेंगे। अब बात आती है प्राइमरी सफिक्स की। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स को एक तरह से क्रियात्मक समूह में रखा है, लेकिन प्राइमरी सफिक्स बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच की लिंकेज को बताते हैं, बंध को बताते हैं। तो तीसरे नंबर पर प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलंघ। तो आप कह सकते हैं प्राथमिक अनुलंघ कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित बंध को प्रदर्शित करती है या बताती है कि उसमें कौन सा बंध है। कार्बन एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है। केवल एकल बंध होगा तो एल्केन हो जाएगी, और कम से कम एक द्विबंध होगा तो एल्कीन हो जाएगी, और अगर त्रिबंध होगा तो एल्काइन हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपके पास एकल बंध है तो उसके लिए आप नेमिंग में ANE एन जोड़ेंगे, और कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो आप उसे ईन बोलेंगे, और अगर त्रिबंध है तो उसे आप आयन बोलेंगे। तो ये प्राइमरी सफिक्स आ जाए। अब बात आती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? तो आप क्लियर कर चुके हैं, मतलब जो द्वितीयक अनुलंघ है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स है, वो क्या होता है? तो ये भी क्रियात्मक समूह, और हमेशा प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखे जाएंगे, एन इन आयन के बाद ही लिखे जाएंगे। अब वो क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं? तो आपको पता है, आपने पीछे क्रियात्मक समूह प्रीफिक्स में लिखे थे, हैलोजन है, ईथर है, नाइट्रो है। यहाँ पे भी क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसके अलावा जो भी क्रियात्मक समूह आए, जैसे कार्बोक्सिलिक समूह, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, एल्कोहल, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, ये सारे के सारे क्रियात्मक समूह हैं,
और इन सबको द्वितीयक अनुलंग सेकेंडरी सफिक्स में रखा जाए। तो उनका एक सीक्वेंस होता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रीफिक्स तथा प्राथमिक अनुलंग के क्रियात्मक समूह को छोड़कर सभी क्रियात्मक समूह द्वितीयक अनुलंग कहलाते हैं। इनका मैं क्रम ये देता हूं आपको, जैसे CH, जैसे एस्टर्स, COCl, CONH2, साइनाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, OH समूह, NH2 समूह, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ये द्वितीयक अनुलंग का एक क्रम है। और भी कई क्रियात्मक समूह हैं जो इनमें बीच में मैं फिट कर सकता हूं, लेकिन अभी मैंने बेसिकली आपको बता दिया। आगे एक टेबल और बनाऊंगा जिसमें प्रिंसिपल क्रियात्मक समूह के बारे में बताऊंगा, सफिक्स प्रीफिक्स टेबल के बारे में बताऊंगा। तो उसमें मैं सारे क्रियात्मक समूह आपको दे दूंगा। अभी समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये द्वितीयक अनुलंग है, सेकेंडरी सफिक्स है। वो क्या होते हैं? पूर्वलंग और प्राथमिक अनुलंग के क्रियात्मक समूह को छोड़कर जितने भी क्रियात्मक समूह आएंगे वो सारे के सारे सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलंग में होते हैं। जिसमें से मैंने सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो दी गई है, सबसे बड़ा ग्रुप जो माना है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को माना है। एक कुछ क्रम दिया हुआ है मैंने, जिसमें मैंने आपसे कहा हुआ है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इस तरीके से आप जब भी किसी का IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर वर्ड रूट को लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे, फिर आप सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। क्लियर? इन रूल्स के बेस पर हम आपको क्लियर करते हैं IUPAC किस तरीके से लिखी जाती है। तो अब मैं आपको वन बाय वन पहले एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन की IUPAC में आपको बताता हूँ। ठीक है ना? देखिए आपको, और फिर मैं आपको मिक्स कर दूँ। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक से, तो ध्यान देना। एल्केन, आप सबको पता है एल्केन मतलब R बॉन्ड R या R बॉन्ड H। इन सबका सामान्य सूत्र CN H2N +2 होता है। अब समस्या है कि IUPAC में किस तरीके से नेमिंग करते हैं। IUPAC में C बॉन्ड C को A N E बोलते हैं। एन, ठीक है ना, हमेशा एन जोड़ना है। क्या है ये? प्राइमरी सफिक्स। तो आप किसी का भी IUPAC नेम लिखें रूल्स को फॉलो करते हुए। मैं लिखा हुआ है सबसे पहले
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण करना। कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण करना, तो आप देखेंगे कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला यहाँ बन रही है। तो आपने देखा यहाँ पर 2 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है। फिर देखना है इसमें साइड चेन कितनी है। सर इसमें कोई साइड चेन नहीं, मतलब कोई पूर्वलंग है ही नहीं। तो क्या है, केवल वर्ड मुख्य कार्बन चेन कितने की है सर, 2 की है। 2 को क्या बोलते हैं, एथ। फिर रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, मतलब एन इन आई। तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, एकल बंध है। तो ए एन ई क्या जोड़ते हैं, ए एन ई। कुछ नहीं करना है, एथ प्लस एन इथेन कर देना। मैंने लिखा CH3 CH2 CH3। इसमें कितने कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं सर, 3 को बोलते हैं प्रो। इनके मध्य कौन सा बंध है, एकल, ANE। ऐड करके लिखेंगे तो क्या आएगा, प्रोपेन। मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर भी कोई साइड चेन नहीं दिख रही, केवल कार्बन की लंबी श्रृंखला दिख रही है, 4 कार्बन की, और उनके मध्य एकल बंध है। तो आपने कहा ब्यूट प्लस एन, नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है ना। तो मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें तो एक तो कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है। कार्बन की लंबी श्रृंखला जरूरी नहीं कि हमें सीधी बनाए, कैसे बनाए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हर कंडीशन में 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो एक क्या बन रही है, साइड चेन। कार्बन की लंबी श्रृंखला देख लेते, 3 की है और एक साइड चेन, मतलब अब साइड चेन आ गई। अब साइड चेन का मतलब पूर्वलंग आ गया। जैसे ही पूर्वलंग आया तो आपको सबसे पहले पूर्वलंग का ही नाम लिखना है, ठीक है, नंबरिंग के साथ। तो आप क्या करेंगे, इस पूर्वलंग की पोजीशन क्या है इस लॉन्ग चेन में, तो आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इधर से करो 1 2 3, हर तरफ से 2 पे आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 2 पर कौन है, पूर्वलंग CH3। इस CH3 का एक नाम होता है, क्या है, मैंने यहाँ बता रहा हूं मैं आपको, मैथिल। तो पूर्वलंग पहले लिख लिया, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ड रूट। कितने कार्बन का है, 3। 3 को क्या बोलते हैं, प्रो। उनके मध्य कौन सा बंध है, एकल। तो नाम क्या हो गया, 2 मैथिल। जब भी हम लोग पूर्वलंग का नाम लिखते हैं तो हमें पता रहना चाहिए, जैसे ये CH3 है, मतलब मीथेन का डेरिवेटिव है, मीथेन। मीथेन का एक H हटाया आपने, तो आप क्या करेंगे, एक H हटाएंगे और उसकी जगह बाई L जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बाई L। तो क्या बन जाएगा, मैथिल। आपने कहा CH3 CH2 है, इथेन का डेरिवेटिव है, तो ऐसे बोलेंगे एथिल। तो इस तरीके से आप इनके IUPAC नेम लिख सकते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल और आपको दिए देता हूं। सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूं।
मैंने लिखा CH3 CH2 CH CH3 और CH। इसकी IUPAC नेम लिखनी है आपको। जब आप इसकी IUPAC नेम लिखेंगे तो पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण किसी भी एंड से किसी भी एंड तक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी करें, यहाँ पर 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला एक साइड चेन। अब ये साइड चेन जो आपको दिख रही है उसकी पोजीशन दोनों सिरों से अलग अलग है। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं सर तो वो 3rd पर आ रहा है और यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो वो 2 पे आ रहा है। तो अब एक नया नियम और बनता है, नंबरिंग सदैव उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से क्रियात्मक समूह या साइड चेन को कम से कम अंक प्राप्त। लोएस्ट सम रूल होता है। क्रियात्मक समूह और पार्श्व श्रृंखलाओं की पोजीशन का सम जहां से कम आएगा वो नाम सही माना जाएगा। अभी आप इसमें देखें एक ही पार्श्व श्रृंखला है तो आप समझ लें कि आपको वहां से नंबरिंग करनी है जहां से वो पास में पड़े, लोएस्ट पोजीशन मिले। इधर से काउंट करने पर वो 3 पे आ रही है और यहां से काउंट करने पर 2 पे आ रही है, तो 2 इज द लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन। तो 2 पर कौन है? मेथिल, पहले लिख लिया, मतलब पूर्वलग्न आ गया। कितने कार्बन की वर्ड है? 4 उनके मध्य कौन सा बंध है? सिंगल ए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इतना क्या है? पूर्व लग्न। ये क्या है? कार्बन श्रृंखला। ये क्या है? प्राथमिक अनुलग्न। हमेशा रूल को फॉलो करना है। रूल फॉलो करेंगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल है नॉमेनक्लेचर। और आज के लिए मैं इतना ही रह देता हूँ, कल से कंटिन्यू करता हूँ।